बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर 4 का। इससे पहले कि मैं लेक्चर 2 शुरू करूं, आप लोगों की लेक्चर नंबर 1 के बारे में जो कमेंट्स थे वो मुझ तक जो पहुंचे हैं, उनमें से सबसे पहला ये था कि आपका साउंड थोड़ा सा लाउड होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वक्त आपको कल से ज़रा लाउड साउंड सुनाई दे रहा होगा। दूसरी बात जो कही गई थी कि जिस जगह पे आप पढ़ा रहे होते हैं तो हमें हमें नहीं मालूम पड़ता कि स्क्रीन में आप किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो एरो अगर घूमती रहे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब इस वक्त आपको मेरी एरो घूमती हुई नज़र आ रही होगी, सो होपफुली कि आज के लेक्चर में ये मसला भी एड्रेस हो जाएगा। तो इससे पहले कि नई बात करें, आपको याद होगा कि कल हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ चुके हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। इसमें जो फार्मूला आपने पढ़ा है W=F_D cos थीटा, ये तब काम करता है कि जब फोर्स कांस्टेंट हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा आज का टॉपिक जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास एक दो एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में मेंशन है, जिसमें एक रॉकेट की मोशन है और दूसरी मास स्प्रिंग सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स है। ये दोनों के फार्मूले मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर आप रॉकेट मोशन की बात करें तो आपको अच्छी तरह मालूम है, मैंने ये क्लास में भी जिक्र किया था कि रॉकेट में गैसेस तेज़ी से बाहर निकलती हैं, यानी कि मोमेंटम में चेंज आता है, और यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स कहलाता है। अब एक प्रॉब्लम इसमें और भी है कि मास रॉकेट में फ्यूल का कम होता जा रहा है। तो मास के कम होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो और एक्सेलरेट होता जा रहा है, यानी वैल्यू ऑफ द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चेंज होती जा रही है। तो ये आज के दिन हमने डील करना है कि अगर फोर्स वेरी कर रही होगी तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, दूसरी एग्जांपल भी आप यहाँ पर देख लें कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो है, इसके अंदर जूं आप स्प्रिंग मास सिस्टम में मास अटैच्ड को जितना आप स्ट्रेच करते जाते हो, यानी जितना उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती रहती है, उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती रहती है। तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस। तो इन दोनों केसेस में फोर्स वेरी कर रही है। तो अब अगर फोर्स वेरी करती है तो कैसे वर्क डन कैलकुलेट करें? पहले तो आपके सामने दो केसेस एज एन एग्जांपल रख दिए, अब इनके हल की तरफ आएंगे। अच्छा, वर्क डन की वेरिएशन तीन चीज़ों के चेंज होने से चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर वर्क डन आपको मालूम है कि डिपेंड करता है F पर, D पर, थीटा पर। तो अब फोर्स भी चेंज हो सकती है तो भी वर्क डन वेरिएबल कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस चेंज हो सकता है तो भी वर्क डन वेरिएबल कहलाएगा। और अगर ये दोनों ना चेंज हो, इवन थीटा भी चेंज हो रहा हो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो भी वर्क डन पर असर पड़ेगा। सो रीजंस ऑफ वेरिएशन ऑफ द वर्क डन तीनों हो सकती हैं। हम यहाँ पर वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे कि फोर्स वेरी करेगी तो कैसे डील किया जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम को डील करने का जो सेंट्रल आइडिया है ना, जो कि बार बार इस्तेमाल होना है, देखिए मैं ये ज़रा ज़ोर देकर इसलिए कह रहा हूँ कि ये आइडिया आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में इस्तेमाल होगा कि हम जब भी फोर्स वेरी करें तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो उस मसले का हल यूँ निकाला जाएगा कि आपने तमाम के तमाम डिस्प्लेसमेंट को, जब फोर्स लगती है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो तमाम डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करना। अब ये क्वेश्चन जहन में अराइज होना चाहिए कि भाई कितने छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो जवाब ये है कि इतने छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर लें कि एक पार्ट के लिए फोर्स कांस्टेंट हो जाए। अब जब फोर्स कांस्टेंट हो जाएगी तो वो जो स्टार्ट में मैंने आपको फार्मूला बताया था W=F_D cos थीटा, वो अप्लाई हो सकेगा। तो उसके अप्लाई करने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में स्प्लिट किया जाएगा। हर एक सेगमेंट के लिए, हर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा और तमाम के तमाम वर्क डन्स को ऐड कर लिया जाएगा। तो देख लें ज़रा, एक फिगर देख लेते हैं बुक की। अगर आप इसमें नोट करें तो ये पॉइंट ए है और ये टिल ये पॉइंट बी
एक ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रही है। स्टार्ट में जब पॉइंट ए पर था तो इस वक्त फोर्स लग रही थी F1 और डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के दरमियान एंगल था θ1। आगे बढ़कर देखें तो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा D2 और फोर्स है F2, इसकी वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, एंगल है θ2। और ये F3 डेल्टा D3 और ऑनवर्ड ये जाते जाएं, लास्ट फोर्स कहलाएगी Fn डेल्टा Dn। ये तमाम डिस्प्लेसमेंट को मैंने कहा हमने छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है। एक का नाम है डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, डेल्टा D4 और लास्ट कहलाएगा डेल्टा Dn। और फोर्स कहलाएगी F1, F2, F3, F4 अप टू लास्ट जो है उसका नाम होगा Fn। θ1, θ2 और लास्ट θn भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये फोर्स वेरिएबल थी, हमने तमाम डिस्प्लेसमेंट को स्प्लिट कर दिया इतने छोटे पार्ट्स में कि फोर्स जो है एक पार्ट के लिए कांस्टेंट हो गई। तो चूंकि कांस्टेंट हो चुकी है तो ये फार्मूला W=FD cos थीटा अप्लाई किया जा सकेगा। तो अब इस एक पार्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट का जो पार्ट है डेल्टा D1, इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो इस इक्वेशन को देख लें। W1 से इसका वर्क डन रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये वर्क डन का नाम मैंने रखा है W1। क्यों? क्योंकि फोर्स का नाम है F1 और डिस्प्लेसमेंट का नाम है डेल्टा D1, तो मैंने उस लिहाज से वर्क का नाम रख लिया W1। तो पहले सेगमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है F1 डेल्टा D1 cos θ1। अच्छा, सेकंड सेगमेंट के लिए, दूसरे सेगमेंट के लिए करेंगे तो बड़ी सिंपल सी वो है एग्जाम थ्योरी है कि 2 2 2 लगा दो, यानी फोर्स नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द सेकंड केस और द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसी तरह W3 कैलकुलेट कर लिया, इसी तरह W4, और ये रुकेगा नहीं, ये तो कंटिन्यू है। मैं लास्ट की बात करूं आखिरी सेगमेंट के लिए तो वो वर्क डन यूँ लिखा जाएगा Fn डेल्टा Dn cos θn। आपकी बुक में जो सिंबल इस्तेमाल हुआ है वो Fx है, Fx1, Fx2, Fx3। तो वो ज़रा मुश्किल क्रिएट करता समझने में, मैंने आसान सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, उम्मीद है समझ आ रही होगी। तो ये तमाम वर्क डन्स हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स के लिए। एक के लिए वर्क डन पहले लिखा हुआ है, दूसरे के लिए वर्क डन ये लिखा हुआ है, तीसरे के लिए वर्क डन ये लिखा हुआ है, चौथे सेगमेंट के लिए वर्क डन ये लिखा हुआ है, आखिरी के लिए ये लिखा हुआ है। दरमियान वाले सारे इसमें इंक्लूडेड हैं लेकिन सारे लिखना नामुमकिन है। अच्छा, इसके बाद देख लें, अब टोटल वर्क डन तो है वो बराबर होगा W1 + W2 + W3 एंड सो ऑन। तमाम के तमाम वर्क डन जो हैं इनका समेशन होगी। अच्छा, W1 की, W2 की, W3 की वैल्यूज़ अभी पिछली स्लाइड में आपको ये नज़र आ रही हैं, ये मैंने उठाकर इस जगह पे देखो पुट कर ली है। W1 की वैल्यू एरो से मैंने रिप्रेजेंट की है कि ये लिखी हुई है। अगर आप W2 की वैल्यू देखें तो ये सारी लिखी हुई है, पीछे से उठाकर मैंने लगा दी। W3 की वैल्यू ये लिखी हुई है, W4 की भी लिखी हुई है, Wn की भी देखें तो ये नीचे लिखी हुई है। ये वाली जो है इसको हटा दूं तो आपको Wn का किया हुआ वर्क डन नज़र आएगा। अच्छा, ये एरोज़ डालने नहीं हैं, ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए डाले थे, अब इनको हटा रहा हूँ। अच्छा, ये रेड कलर आप देख रहे हैं F4 के साथ, ये मैंने जानबूझकर रेड किया है। इस जगह पे अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको गलती नज़र आएगी। F3 के बाद उसको F4 लिखना चाहिए था, जबकि बुक में लिखा हुआ है F5। तो ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं, आप ख़ुद भी करेक्ट कर सकते। अच्छा, अब हम लोगों ने इतनी लंबी इक्वेशन को शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये लिखा हुआ है नीचे। समेशन साइन ज़ाहिर करता है कि ये सारी चीज़ें सम अप हो रही हैं, ठीक है। F1, F2, F3, F4, Fn की जगह मैंने Fi कर दिया। आई में अक्सर कहता होता था क्लास में इंडेक्स नंबर, जबकि डेल्टा D के साथ भी देखें 1 2 3 के बजाय आई लिख लिया और थीटा के साथ भी आई लिख लिया। तो बार बार लिखने के बजाय एक बार लिखा, और ये सबसे पहला नंबर जो है वो 1 है, और लास्ट नंबर देखें तो n आपको नज़र आ रहा होगा, इंडेक्स नंबर n नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी देखें सबसे लोअर नंबर पुट कर लिया जाता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो i स्टार्ट हो रहा है 1 से, एंड हो रहा है n पर। ये शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। किसको लिखने का? टोटल वर्क डन लिखने का। टोटल वर्क डन लिखने का ये तरीका था।
अच्छा, ये तो थी जी कुछ मैथमेटिकल फॉर्म। अब आ जाएं थोड़ा ग्राफिकली भी देख लेते हैं। अगर इस फिगर में आप देखें, आपकी टेक्स्ट बुक की फिगर है, तो इसमें यहाँ अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स प्लाटेड है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट प्लाट है, जबकि ये रेड कलर की कर्व जो है ना, ये वही कर्व है जो कि अभी आपको यहाँ दिखाई है। आप इसके नीचे यहाँ एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लें तो ये वही ब्लू कलर की जो कर्व आपको यहाँ नज़र आ रही है, इसको ग्राफिकली इस वक्त यूँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो वाई एक्सिस है, ये जो डॉटेड डैश्ड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जबकि इस रेक्टेंगल की चौड़ाई जो है ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने चूंकि पूरे पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में स्प्लिट किया था, तो देखें एक सेगमेंट के लिए ये जो रेक्टेंगल सा बना नज़र आ रहा है, अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो समझ लें आप वर्क नंबर 1 फाइंड कर लेते हैं। ये सेकंड रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया फाइंड करने का मतलब है वर्क नंबर 2, तीसरे का वर्क नंबर 3, चौथे का ऑलरेडी मौजूद है। देखें इसकी चौड़ाई इस रेक्टेंगल की डेल्टा D4 लिखी हुई है, और ऊंचाई यानी कि वाई एक्सिस की बात हो रही है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन तमाम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करें और फिर उन तमाम एरियाज़ को ऐड कर लें, तो हमें टोटल वर्क डन मिलता है इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो एरिया आपको कल के लेक्चर नंबर 1 में भी याद होगा कि एरिया गिव्स अस द वर्क डन। किस किस का एरिया? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये हमें वर्क डन देता है। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, चूँकि फोर्स वेरिएबल है तो जब कभी भी वेरिएशन आती है तो हमें एवरेज लेना पड़ता है, लिहाजा एवरेज वैल्यू जो है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एवरेज वैल्यू इज़ ऑलवेज अ कंप्रोमाइज्ड वैल्यू। कंप्रोमाइज़ का मतलब है कहीं ना कहीं 19-20 गुंजाइश उसमें रहती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर आप ज़्यादा एग्जैक्टनेस की तरफ जाना चाहें, ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहें, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द वर्क डन, टोटल वर्क डन फाइंड करना चाहें, तो उसका मैथमेटिकली एक तरीका ये है कि आपने ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में छोटे छोटे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया था, अगर मैं इस डेल्टा डी को छोटा कर दूं, छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, इतना छोटा कि फोर्स सिर्फ एक पॉइंट पर आ जाए। देखें ये फोर्स जो है इस वक्त वेरी कर रही है, इस पॉइंट से जहाँ मेरी एरो है, इस पॉइंट तक जहाँ मेरी एरो अब है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान फोर्स जो है उसकी दो वैल्यूज़ थी, तो दो वैल्यूज़ का तो एवरेज लिया जाता है। लिहाजा एवरेज का मतलब हुआ कि आपने एक कंप्रोमाइज्ड वैल्यू ली है। जैसे 2 + 6 का एवरेज लूँ तो 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो मेरे पास 4 आता है। अब ये 4 जो है 2 से भी दूर है, 6 से भी, सॉरी 8 से भी दूर है, लेकिन एवरेज वैल्यू है। सो एवरेज वैल्यू में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहूँ या एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करना चाहूँ जो असल वैल्यू के वर्क डन के करीब तरीन हो, तो उसके लिए मैथमेटिकल अप्रोच ये है कि ये जो डेल्टा डी है इसको छोटे से छोटा करते जाएं, इतना छोटा कि ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्म एरिया बन जाए। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म एरिया बन जाएगा। इस शेडेड ग्रीनिश एरिया जो लाइन है, ये रेड लाइन के नीचे ग्रीनिश एरिया है, इसका एरिया कैलकुलेट करने का मतलब है आपने टोटल वर्क डन इन वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट कर लिया। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि फॉर मोर एंड मोर एग्जैक्टनेस मेक डेल्टा डी मोर स्मॉल। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर आए तो उसके लिए आपको डेल्टा डी और छोटा करने पड़ेगा, और छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा अपने तमाम डिस्प्लेसमेंट को, ताकि ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ सके। ठीक है। अच्छा, और इससे मैंने क्या, बुक में ये मौजूद है कि ये जो ग्रीन पार्ट है इसका एरिया फाइंड करने से आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकेंगे। तो मैथमेटिशियंस जो हैं इसको यूँ लिखते हैं, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेज 0। यहाँ पर भी आप नोट करो कि मैंने रेड कलर से डी को लिखा है, अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो यहाँ पर टी लिखा हुआ नज़र आएगा, वो आपने बुक में करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पर डेल्टा डी आता है, डेल्टा डी इज़ सो स्मॉल, डेल्टा डी इतना छोटा है कि वो तकरीबन 0 के करीब है, 0 को अप्रोच करता है, ये लिखा हुआ है डेल्टा डी। तो ये एक प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि टोटल वर्क डन इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स फाइंड करना हो तो लिमिट अप्लाई की जाती है। लिमिट किस पर अप्लाई की जाती है? डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि
इस वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होता है। तो ये था जी हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इस केस में, इस टॉपिक में जो मेन आइडिया था ना, वो ये था कि आपने अपने तमाम डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करना है। हर पाथ के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। उस वर्क डन को ऐड करोगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ये इसका मेन आइडिया था। ये हमने इस चैप्टर में भी इस्तेमाल करना है, फर्स्ट ईयर में ये दोबारा भी आएगा, और इवन सेकेंड ईयर में ये इसके साथ भी आपका वास्ता पड़ेगा। सो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले आप कल आने वाले लेक्चर नंबर 3 की तैयारी कर लें, एक दफ़ा आप देख लें। वो है जी वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनकी एग्जांपल्स और इनके चंद एक एप्लीकेशंस, लॉज, रूल्स इससे रिलेटेड पढ़े जाएंगे। सो इसकी आप तैयारी कर लें। आज के लेक्चर में और पिछले लेक्चर में जो कुछ आपको समझ ना आया हो तो वो आप मुझसे बिल्कुल क्वेश्चन में किसी भी ज़रिए, आपके पास मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, किसी भी मेथड से आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अब हम थर्ड लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अल्लाह हाफिज़।